जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के लेक्चर में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़े और तुगलक वंश के बारे में हमने स्टार्ट किया था। जैसे मैंने दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया ना कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे। डी के टी एस एल या आई के टी एस एल ऐसे करके आपको याद करना है। तो सबसे पहले दास वंश, उसके बारे में मैंने बताया। फिर के से खिलजी वंश, उसके बारे में मैंने बताया। फिर टी से तुगलक वंश। अब हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं। और तुगलक वंश में कैसे राजाओं को याद करना है, जीएमएफ ऐसे करके मैंने बताया था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। कई राजा हैं, लेकिन आपको केवल 3 ही ध्यान रखना है, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो आज हम गयासुद्दीन के तुगलक के बारे में तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और तुगलक वंश का कहिए तो सबसे मजेदार, सबसे कंट्रोवर्शियल, विवादित शासक है ये। सबसे मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी आप देखेंगे, सुनेंगे ना, तो आप भी हंसेंगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है ये। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका व्यक्तित्व, इसकी पर्सनालिटी, जब इसके बारे में आप समझ लेंगे ना, तो आपके इसके बारे में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाते तो लोग, बहुत लोग हैं कि रटना पड़े, रटना पड़े। रटना नहीं है भाई। आप, मैं ऐसा बताऊंगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो सब, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार और सब कंट्रोवर्शियल भी, अगर विवादित भी, किसके बारे में, राजा के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट कट में इसको हम क्या कहेंगे? MBT। मैंने आपको बताया था कि तुगलक वंश में ऐसे हमने आपको याद करने के लिए बताया था, GMF। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, F से फिरोज शाह तुगलक। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले कुछ पूछता हूं आपसे, कुछ बताता हूं। उससे आपको थोड़ा सा और लगेगा कि हाँ क्या था, फिर उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले। क्या है पहला क्वेश्चन? कि यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यदि एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व बुद्धिमान शासक, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, डीएस का अर्थ है दिल्ली सल्तनत, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व बुद्धिमान शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्टकट में मैंने MBT लिख दिया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पागल किसे कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पागल किसे कहा जाता है, उसका क्या आंसर होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। एक एल्फिस्टन, एल्फिस्टन, क्या नाम है उनका? एल्फिस्टन। एल्फिस्टन नाम के इतिहासकार हैं, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पागल कहा है, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो लिखा है कि
दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान शासक मोहम्मद बिन तुगलक। फिर लिख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का पागल। ये क्या चक्कर है? एक ही आदमी पागल भी है, एक ही आदमी पढ़ा लिखा बुद्धिमान भी है। ये क्या चक्कर है भाई? तो इसी चक्कर को हमको आपको समझना है। और जब हम सभी इस चक्कर को समझ लेंगे क्या मैटर है, तो पूरे मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी फिलॉसफी है उसको समझ जाएंगे। ठीक। तो आइए अब हम इसी चक्कर को समझते हैं कि क्या मैटर है भाई, कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा जा रहा है और पढ़ा लिखा भी कहा जा रहा है। ठीक। इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत का पागल अगर कौन है तो मोहम्मद बिन तुगलक है, एल्फिस्टन ने कहा। और पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा बुद्धिमान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए इसकी कुछ योजनाओं को हम समझेंगे। और जब उस योजनाओं को हम समझ लेंगे तो उससे हमको मोहम्मद बिन तुगलक की पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। और उसी से हम ये दोनों का अर्थ निकालेंगे। तो पहले हम इसकी योजनाओं को समझते हैं। ठीक। तो आइए हम उसकी योजनाओं को समझते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक रात को सो रहा था और अचानक उसके दिमाग में आया कि यार, ये जो हम भू राजस्व की दर लेते हैं, ये पूरे भारत में एक समान लेते हैं। पूरे भारत में भू राजस्व की दर को एक समान हम वसूलते हैं। जबकि पूरे भारत में कहीं सूखा पड़ा रहता है, कहीं मरुस्थल है, कहीं कुछ है, कहीं दोआब है। तो भाई पूरे भारत में एक समान दर, भू राजस्व की दर एक समान क्यों लागू करें? अचानक उसको रात में सपना आया। और अचानक सपना में आया, इसे रात में सोता रहता था, अचानक सपना रात में आता था और सुबह उठते ही उसको लागू कर देता था, इम्प्लीमेंटेशन उसका चालू कर देता था। तो ऐसे ही उसको सपना आया कि भाई पूरे भारत में भू राजस्व की दर जो है एक समान है। जबकि पूरे भारत में कहीं सूखा पड़ता है, कहीं दोआब है। दोआब में जो कि उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र में ज्यादा वो इकट्ठा होगा, ज्यादा वहां का कर ज्यादा रहना चाहिए। और सूखा जहां पड़ा है, जहां मरुस्थल, वहां कम रहना चाहिए। अचानक दिमाग में इसके रात में आया और सुबह उठते ही इसको लागू कर दिया। क्या किया? ये मान लीजिए भारत है। ठीक। तो अचानक उसके दिमाग में आया कि भू पूरे भारत में भू राजस्व की दर समान है। पूरे भारत में भू राजस्व की दर समान है। लेकिन भारत में ही कहीं दोआब है, जो कि उपजाऊ क्षेत्र रहता है। दोआब उपजाऊ क्षेत्र यानी कि ज्यादा यहाँ पे अन्न उगता है, यहाँ पे ज्यादा अन्न अन्न की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसके दिमाग में आया, रात में सो रहा था, ऐसे दिमाग में आया कि भाई दोआब जहां है वहां तो भू राजस्व की दर ज्यादा रहनी चाहिए, और जहां सूखा पड़ रहा है, जहां मरुस्थल है, वहां तो भू राजस्व की दर कम होनी चाहिए। ऐसा दिमाग में इसको रात में आया। तो रात में सो रहा था, दिमाग में आया, सुबह उठते ही इसको लागू कि भाई अब जो है, आज से जो दोआब है वहां पे भू राजस्व की दर बढ़ा दी जाए। तो क्या किया? सुबह उठते ही दोआब में भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया। सुबह उठते ही भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया, सुबह उठते ही लागू लागू कर दिया। अब लागू कर दिया, सैनिकों से कहा जाओ भू राजस्व की दर वसूलो। सैनिक गए वसूलने के लिए, गए दोआब में वसूलने के लिए। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे दोआब में अकाल पड़ा हुआ था उसी समय। जिस समय इसने भू राजस्व की दर बढ़ाया, उसी समय दोआब में अकाल पड़ा हुआ था।
लेकिन शायद दोआब की जनता जो है राजा को नहीं बताना चाह रही है, नहीं बताई। अब इसने तो भू राजस्व की दर बढ़ा दिया है, सैनिकों को भेज दिया कि जाओ वसूलो। अब वहां की जनता बढ़े हुए भू राजस्व की दर को सैनिकों को देने से मना कर दिया। सैनिक कहे कि नहीं तुमको देना पड़ेगा, तो वो कह रहे नहीं। तो सैनिक आए जहांपना के पास, कहे कि हुजूर, जो आपने भू राजस्व की दर, दोआब में जो भू राजस्व की दर बढ़ाई है, उसको वहां के लोग नहीं देना चाह रहे, नहीं देंगे। कर क्यों नहीं देंगे भाई? क्या किया तब मोहम्मद बिन तुगलक ने? उसको और कड़ाई से वसूलना चालू कर दिया। भू राजस्व की दर को, जो बढ़ा हुआ भू राजस्व, उसको और कड़ाई से वसूलना चालू कर दिया। अब क्या हो गया वहां पे? विद्रोह। दोआब में क्या हो गया? इसके खिलाफ विद्रोह हो गया। तो जब ये बात बाद में पता चली कि भाई दोआब में अकाल पड़ा हुआ है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की ये बात बाद में पता चली कि दोआब में तो अकाल पड़ा हुआ है, तो इसने क्या किया तब? ये बकायदे तब जनता के पास गया, दोआब की जनता के पास गया, और वहां बकायदे किसानों को ऋण बांटना चालू कर दिया। क्या किया? किसानों को ऋण बांटना चालू कर दिया। किसानों को ऋण बांटना चालू कर दिया। ऋण बांटना चालू कर दिया, जिसको हम तकावी 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 ऋण कहते हैं। इसको और कहीं कहीं सोनधर सोनधर भी कहते हैं। तकावी, सोनधर, एग्रीडेट। जैसे आज किसानों को केसीसी मिलती है ना, किसान क्रेडिट कार्ड पे, उसी तरह इसने क्या किया, जब इसको पता चला कि भाई दोआब में तो अकाल पड़ा हुआ था, तो इसने किसानों से मिला वहां के, और वहां पे किसानों को बाकायदे ऋण प्रदान किया, तकावी ऋण और सौंदर्य दिया, और और किसानों की और तमाम सहायता की, फसल चक्र लागू किया, और क्या किया, एक कृषि विभाग बना दिया। एक कृषि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बना दिया, कृषि विभाग। क्या नाम था कृषि विभाग का? दीवाने को ही, दीवान ए को ही, दीवाने को ही बकायदे के एक कृषि विभाग बना दिया। किसानों की तमाम सहायता की, फसल चक्र लागू किया, तमाम चीजें की, तमाम किसानों की हेल्प कर रहा है अब। लेकिन इसकी जो पहली योजना थी, तो आप में भू राजस्व की वृद्धि ये क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे ही एक दिन रात में सो रहा था, ऐसे ही रात में एक दिन सो रहा था, अचानक, सोते वक्त अचानक इसके दिमाग में आया कि भाई अपना साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में अचानक सो रहा था, अचानक दिमाग में आया कि अपना साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो गया है, और दिल्ली से पूरे भारत की प्रशासन प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है। दिल्ली से पूरे भारत को प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है। तो क्या, और दिल्ली में दिल्ली में क्या है कि आक्रमणकारियों का, जो उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारी आते हैं, वहां से खतरा भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारी आते थे, वो पंजाब होते हुए डायरेक्ट दिल्ली में प्रवेश कर जाते थे। तो दिल्ली एक तरह से असुरक्षित था। तो यानी कि दिल्ली पर नॉर्थ वेस्ट से आक्रमणकारियों का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। तो ऐसे ही दिमाग में रात में सो रहा था, ऐसे दिमाग में उसके आया कि भाई अपना साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो गया है, और दिल्ली से चलाने में, पूरे साम्राज्य को प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, प्लस उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारियों का खतरा भी मंडराया रहता है। और तो बताइए, यहाँ पे जो बंदरगाह है, यहाँ पे व्यापार से सही सही से व्यापार में लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्या सोचा कि अब दक्षिण तक, दिल्ली दिल्ली से दक्षिण तक अपने साम्राज्य के नियंत्रण करने में दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में विस्तार की शुरुआत की, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण का एकदम मैक्सिमम विस्तार हो गया था। यानी दिल्ली सल्तनत का दक्षिण में मैक्सिमम विस्तार
या कहिए कि दिल्ली सल्तनत का अधिकतम विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो गया था। तो जब अधिकतम विस्तार हो जाएगा तो दक्षिण तक पहुंच गया, तब दक्षिण में इसको दिल्ली से दक्षिण में कंट्रोल करने में, शासन को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में दिक्कत हो रही थी। प्लस दिल्ली पे उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा भी मंडराता था। प्लस यहाँ पे जो व्यापार था, व्यापार से ठीक से लाभ नहीं कमा पा रहा था। तो अचानक रात में इसके दिमाग में ये चीजें आई और ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो अपनी दिल्ली जो राजधानी है, इसको हम उठा के ले चलते हैं, ऐसा राजधानी बनाया जाए जो साम्राज्य के सेंटर में, साम्राज्य के केंद्र में हो, साम्राज्य के केंद्र में हो और उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारियों से सुरक्षित भी हो। और इस जो व्यापार, यहाँ का जो व्यापार सही से हम कर नहीं पा रहे हैं, उसका हम सही से व्यापार भी कर लें। तो क्या किया इसने, राजधानी दिल्ली से यहाँ कर दी, अपने सेंटर में एक राजधानी बनाया। क्या नाम था उसका सेंटर में राजधानी का, दौलताबाद। देवगिरी का नाम सुने होंगे, उसी का नाम दौलताबाद। तो दिल्ली से इसने राजधानी जो है दौलताबाद रात में दिमाग में आया और सुबह उठते ही राजधानी कह दिया कि अब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, सभी लोग दिल्ली से अब दौलताबाद चलो। लागू कर दिया, सुबह उठता, रात में सपना आया, सुबह लागू लागू कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद। अच्छा एक चीज और देखिए कि ये जो उत्तर पश्चिम से आक्रमण हो रहा है, आप शुरू से जब देखेंगे डेरियस प्रथम से, जब एंशियंट हिस्ट्री में बता रहा था, तो कोई भी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हो रहा है वो उत्तर पश्चिम से हो रहा है। और डेरियस प्रथम से स्टार्ट करिए, डेरियस प्रथम आता है, सिकंदर आता है, फिर इसके बाद इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण आते हैं, फिर हूण आते हैं, फिर आगे मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी, आगे नादिर शाह अब्दाली आएगा। तो ये तमाम आक्रमणकारी जो आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं, सीधे पंजाब होते हुए दिल्ली घुस जाते हैं। तो ये भी एक खतरा मंडराता था कि नॉर्थ वेस्ट जो आ रहे हैं, साला वो साम्राज्य पे हमेशा आक्रमण कर दे रहे थे। तमाम चीजें सोच के इसने सोचा कि अब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दें। तो रात में सपना आया, सुबह में लागू कर दिया, सभी लोग भाई अब सभी लोग चलो दिल्ली से दौलताबाद चलते हैं, दिल्ली का बहुत विकास हो गया है, अब चलते हैं दौलताबाद का विकास करते हैं। यानी कि जैसे आपको उदाहरण से मैं बताऊं कि आप दिल्ली में मान लीजिए रह रहे होंगे, तो अब दिल्ली में आपको रहने की आदत पड़ गई होगी कि तमाम माल, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी अच्छी चीजें, तमाम चीजें आप देखते होंगे। अब आपको कह दिया जाए अचानक कि आप चलिए झारखंड में, बिहार में रहिए। अचानक आपको, हालांकि मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि चलिए आप बिहार में रहिए, तो आपके दिमाग में आएगा, आदत तो आपको अच्छी अच्छी चीजों की पड़ी है, आप बिहार तो जाना चाहेंगे नहीं, लेकिन अब जहां पना ने कह दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो कुछ लोग यहां से बिना मन के जो है दिल्ली से निकल गए कि अच्छा, जहांपना ने यह भी कहा कि भाई दिल्ली का विकास तो ही गया, चलते हैं दौलताबाद का भी विकास करते हैं। ऐसा कहा कि जनता से कहा कि सभी लोग अब दौलताबाद चलते हैं। तो अब कुछ लोग बिना मन के जो है दिल्ली से निकल गए, कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, ऐसे जा रहे हैं। लेकिन जो नवाब टाइप के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको तो जाना, वो तो जिद्दी टाइप के हैं, जाना चाहेंगे नहीं। लेकिन जहां पनाह का जब आदेश है तो उनको भी जाना पड़ेगा, कहेगा नहीं जाओगे तो तुड़ाई होगी तुम लोगों की। वो बेचारे भी अपना झोला झंपड़ लेके वो भी लोग निकल लिए। अब कुछ यहाँ लोग पहुंचे हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ अब सब लोग निकल लिए हैं, कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग दौलताबाद पहुंच गए हैं, कुछ मतलब कुछ लोग बीच रास्ते में हैं, नवाब लोग भी निकल लिए हैं, ऐसे ही निकल लिए हैं। अब गलती क्या हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक से गलती क्या हो गई कि इसको जो सपना आया था प्रचंड गर्मी में आ गया था, प्रचंड गर्मी में सपना आ गया, सुबह उठते ही लागू भी कर दिया था। अब क्या हुआ कि लोग यहाँ दौलताबाद पहुंचने से पहले ही रास्ते में लोग दम तोड़ दे रहे थे, सब लोग मर जा रहे थे। ठीक, कुछ लोग यहाँ पे, अभी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, रास्ते में कुछ लोग मर जा रहे हैं क्योंकि प्रचंड गर्मी थी। उसी समय इसने, इसको सपना आया था प्रचंड गर्मी में ही, इसने क्या किया कि भैया दिल्ली से दौलताबाद कर दिया जाए। और अब सब लोग बेचारे बिना मन से चले थे, कुछ लोग गर्मी के कारण यहाँ मर गए, कुछ लोग यहाँ मर गए से रास्ते में मर रहे थे। बाद में
जब इसको एहसास हुआ कि अब तो गलती हो गई है, तो इसने क्या किया कि अभी तो ये लोग जनता कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ है, तो क्या किया कि भाई ऐसा है कि अब आ जाओ भाई दौलताबाद से दिल्ली आप लोग लौट जाओ सब लोग, अब राजधानी हमारी दिल्ली ही रहेगी। जब इसको एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी, तो अब जनता का मूड खराब हो गया, जो जनता थी उसका मूड खराब हो गया कि कैसा आदमी है यार, एक बार दिल्ली से दौलताबाद कहता है, फिर कहता है कि दौलताबाद से दिल्ली चलो, ऐसा कहता है। जनता का मूड खराब हो गया, तो इतिहासकार कुछ लिखते हैं कि जनता का मूड खराब हो गया। जनता क्या करती थी कि पत्र पर गालियां लिख लिख कर पत्रों को जो है इसके द, दरबार में इसको फेंक देती थी, इसको घर में फेंक देती थी, गालियां लिख लिख कर जनता जो है इसके महल में, इसके पास, इसके घर में फेंकती थी, गालियां लिख लिख लिख, क्योंकि जनता इससे परेशान हो गई। तो अब देखिए, राजधानी परिवर्तन की ये जो दूसरी योजना है, दिल्ली से दौलताबाद, ये भी फेल हो गई, ये भी इसकी फेल हो गई। तो दूसरी योजना क्या है, राजधानी परिवर्तन की जो दूसरी योजना है, ये भी जो है फेल हो गई। अच्छा, अब आइए, अब क्या हुआ कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई। अब भारत में पहले से ही चांदी की कमी थी, चांदी कम था, ठीक। उस समय जो है चांदी, सोना, स्वर्ण, यही सब की मुद्रा चलती थी, इसी सब की। अब विश्व में चांदी की कमी हो गई, तो अब इसकी रात में ऐसे ही सो रहा था, तो अचानक इसके दिमाग में आया कि यार क्या यार, ये हम लोग चांदी की मुद्रा, सोने की मुद्रा चलाते हैं, ऐसा करते हैं कि कोई टोकन मनी चलाते हैं, सांकेतिक मुद्रा कोई चलाते हैं, ताबे उबे कांसे उसे की मुद्रा चलाते हैं। जब चांदी की कमी है तो चांदी की मुद्रा हम क्यों चलाएं। ऐसा रात में उसको सपना आया और सुबह उठते ही लागू कर दिया। तो अब देखिए, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई, तो इसने क्या किया कि टोकन मनी का कंसेप्ट लाया, टोकन मनी का कंसेप्ट। टोकन मनी कि भाई अब चांदी की भारत में कमी है, तो चांदी की मुद्रा हम क्यों चलाएं, हम तांबे और कांसे की मुद्रा चला लेते हैं। तो टोकन मनी का कंसेप्ट लाया है। अब आप देखिए कि ये कितना विजनरी शासक है। टोकन मनी का कंसेप्ट या इस सब का कंसेप्ट 1000 साल बाद आता है, लेकिन इसका देखिए कि टोकन मनी का कंसेप्ट लाया, रात में सपना आया, सुबह में लागू, लागू कर दो भाई। क्योंकि चांदी की कमी हो गई थी भारत में, पूरे विश्व में भी चांदी की, तो ये टोकन मनी का कंसेप्ट कहाँ से देखा वो, ईरान में देखा कि कहाँ कहाँ प्रयोग इसका, जैसे उस समय ईरान में, चाइना में टोकन मनी का कंसेप्ट देखा था, प्रयोग वहां वहां देखा था प्रयोग। तो उसी को देखकर, पढ़कर, वहां की चीजों को पढ़कर, देखकर, तब भारत में जो है इसने टोकन मनी का कंसेप्ट लाया। अच्छा, टोकन मनी क्या होती है, थोड़ा इसको समझिए। टोकन मनी, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सांकेतिक मुद्रा, क्या कहेंगे, सांकेतिक मुद्रा। आज वर्तमान में करेंसी चल रही है, पेपर करेंसी। तो मान लीजिए कि ये 2000 की, 2000 की नोट है, ठीक। तो टोकन मनी का मतलब क्या होता है कि टोकन मनी की दो वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू, यानी कि सामने जो इस पे, फेस वैल्यू यानी कि जो इस पे लिखा है, जैसे 2000 का नोट है, 2000 रुपया, यानी कि 2000, तो इसकी फेस वैल्यू कितना होगी, 2000 आ रही है। एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, ये इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्निहित मूल्य, अंतर्निहित मूल्य, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्निहित मूल्य। अब अंतर्निहित मूल्य का क्या मतलब है कि इस नोट को बनाने में कितना रुपया लगा होगा। तो नोट को बनाने में कितना रुपया लगा, मान लीजिए इस पे फेस वैल्यू तो 2000 है, लेकिन नोट को बनाने में मुश्किल से 2 रुपया, 2 रुपया मान लीजिए, 2 या 3 जो भी मान लीजिए, लेकिन इतना ही, इसी के आसपास होगा, तो 2 रुपए मान लीजिए। अब इसकी फेस वैल्यू देखिए 2000 है,
इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 2 है, 2 रुपए है। तो कितना डिफरेंस है फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का अंतर्निहित मूल्य में। तो टोकन मनी यही होता है, फेस वैल्यू और अंतर्निहित मूल्य में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक, तो अब इसने सांकेतिक मुद्रा, अच्छा, सांकेतिक मुद्रा के चलने के दो शर्तें हैं। टोकन मनी के चलने की, किसी भी मुद्रा के चलने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त, पहली शर्त है कि जो मुद्रा चला रहा है उसमें जनता का जनता का विश्वास हो। इसीलिए नोटों पे क्या लिखा रहता है? मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, विश्वास के लिए ही वचन देता हूं, इसीलिए नोटों पे लिखा रहता है। तो भाई जो मुद्रा चला रहा है, जो टोकन मनी चला रहा है, उसमें जनता का विश्वास हो, पहली चीज टोकन मनी चलने के लिए। दूसरी, कोई जाली मुद्रा ना छाप पाए, कोई डुप्लीकेसी ना कर पाए, कोई जाली मुद्रा ना छाप पाए। अब क्या हुआ? अब जो है इसको रात में सपना आया था, सुबह में ही लागू कर दिया। तो अब सुबह में लागू, अब इस चीज पे जो है, इस चीज पे उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, जाली मुद्रा पे उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, बिना प्लान कैसे लागू कर दिया। अब जो है इसको लगा पूरे इसके साम्राज्य में अराजकता फैल गई। क्यों? क्योंकि जिस जो ये मुद्रा लाया था उस पे कोई ऐसी मोहर या कुछ ऐसा कुछ लगाया नहीं था। इससे पूरी जनता इस मुद्रा को छापने लगी, माने तमाम मार्केट में जाली मुद्रा आ गई। और जो इसको भू राजस्व मिलता था, तो किसान क्या करते थे कि जो जाली मुद्रा होती थी उसी को भू राजस्व के रूप में देते थे। पूरे साम्राज्य में इसकी अराजकता फैल गई चारों तरफ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस समय जो है हिंदुओं का घर जो है टकसाल बन गया था। टकसाल मतलब मुद्रा छापने का स्थान जहां होता है, माने सबके घर में मुद्रा छप रही है। ठीक, तो चार पूरा साम्राज्य में मुद्रा ही मुद्रा, जाली मुद्रा, पूरा साम्राज्य में इसकी अफरा तफरी मच गई। ठीक, अब इसको जब बाद में पता चला, इसने क्या किया कि इसको जो है इस कंसेप्ट को भी उसको वापस लेना पड़ा। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ये स्थिति हो गई थी इसकी साम्राज्य की कि इसको अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ गए, ये स्थिति हो गई थी। तो अब देखिए आपकी घर घर के बर्तन तक बेचने पड़ रहे हैं, मतलब जाली मुद्रा, इतना मार्केट में जाली मुद्रा आ गई। तो जाली मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए कुछ मुद्रा पे कुछ छापना या कुछ चीजें रहनी चाहिए, तब तो अब रात में सपना देके सुबह ही लागू कर दिए, तो ऐसा होगा ही होगा। तो टोकन मनी का कंसेप्ट भी इसकी, ये भी योजना इसकी क्या हो गई? फेल हो गई। अच्छा, एक बार क्या हुआ, आगे देखिए। एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि गया था खुरासान, एक खुरासान अभियान है। चौथा, अब पांचवा है कराचील का अभियान। खुरासान और कराचील का अभियान था, ये दो अभियान इसके समय हुए थे, खुरासान का अभियान और कराची का अभियान। अब बिना जो है खुरासान के अभियान में अपने सैनिकों को भेज दिया, जाओ भाई खुरासान को जीत कर आओ। सभी गए सैनिक। ऐसे ही कराची वाले में भी भेज दिया कि जाओ, अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ तुम लोग कराची जीत कर आओ। अब खुरासान और कराची वाले जो इसका अभियान था, इसमें सेना की इतनी क्षति हुई कि उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि ये भी उसकी जो खुरासान जीतने की योजना थी, जो कराची जीतने की योजना थी, ये सारी योजनाएं ये भी फेल हो गई। ठीक, अब आपसे मैं पूछता हूं, इन योजनाओं में तो सेना की क्षति इतनी हुई कि ये भी योजना इसकी फेल हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये, चाहे वो दोआब में भू राजस्व की वृद्धि की योजना हो, चाहे वो टोकन मनी का कंसेप्ट हो, चाहे वो खुरासान और कराची का अभियान हो, चाहे वो
राजधानी परिवर्तन की योजना हो, ये सारी योजनाएं फेल क्यों हो रही हैं? जरा सोच कर आप बताइए। क्या उसके मोहम्मद बिन तुगलक की दूरदर्शिता में कोई कमी थी? क्या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कम था? आखिर क्या था? किन कारणों से ये सारी योजनाएं फेल हो रही? अब आपको वीडियो पॉज करना है और सोचना है। इसके बाद फिर मेरे तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा अधीर था, इम्पेशेंट था, बड़ा अधीर था, बड़ा इम्पेशेंट था। बिना प्लान के ही इन योजनाओं को रात में सपनाया, सुबह लागू कर देता था, बिना प्लान के, बिना प्लान के। बड़ा अधीर था, अधीर मतलब बहुत ही जल्दबाजी एक तरह से कहिए, बिना प्लान के ही इम्पेशेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इम्पेशेंट। बड़ा ही अधीर था, बड़ा इम्पेशेंट था, बिना प्लान के ही योजनाओं को लागू कर देता था। इसीलिए सारी योजनाएं इसकी फेल हो गई। तो क्या इसके बौद्धिक लेवल में, क्या इसकी विजनरी? अब आप देखिए कि सांकेतिक मुद्रा जो टोकन मनी का कंसेप्ट है, इसकी 1000 साल बाद आएगा, लेकिन इसका देखिए, इसकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी दूरदर्शिता इसकी है। राजधानी परिवर्तन की योजना जो दिल्ली से दौलताबाद, कितना बढ़िया डिसीजन है, कितना बढ़िया कि सेंटर में राजधानी रहेगी। हम लोग उस पे बाहरी आक्रमणकारियों से भी हम लोग बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सेंटर में रहेगी तो हम लोग व्यापार से लाभ भी कमाएंगे और पूरे साम्राज्य को नियंत्रित भी किए रहेंगे। तो कितना राजधानी परिवर्तन की कितना बढ़िया डिसीजन। टोकन मनी, 1000 साल बाद टोकन मनी का कंसेप्ट आएगा, कितना बढ़िया दूरदर्शिता है इसकी। भू राजस्व में वृद्धि, दुआब में भू राजस्व में वृद्धि, कितना बढ़िया डिसीजन। लेकिन इन सब का फेल का कारण था बिना प्लान के। इतना अधीर था, इतना इम्पेशेंट था कि बिना प्लान के ही ये सारी चीजें लागू कर देता था। अब मैं आप इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि तुगलकी योजनाएं मत बनाइए। इससे आपको एक सीख भी मिलती है कि अपने लाइफ में तुगलकी योजनाएं मत बनाइए। जो योजना बनाइए उसको पूरे प्लानिंग के साथ बनाइए, और जब पूरे प्लानिंग के साथ बनाएंगे तो उस पे पूरी जी जान से लग जाइए, तब जाके आपको सफलता मिले। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुगलकी योजनाएं मत बनाइए आप। ठीक है? तो अब देखिए कि इससे हमको एक सीख भी मिली आप लोगों को कि तुगलकी योजनाओं की तरह नहीं कि बिना प्लान किए हुए ऐसे ही रात में सपना आया, सुबह में चलिए भाई अभी ये पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, प्लान बना के ही कोई काम करिए। ठीक। अच्छा, अब आप एक चीज और इसका देखिए कि जब जब इसकी मृत्यु हुई, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो तो एक इतिहासकार ने क्या कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो क्या मैं अब आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व बुद्धिमान शासक मोहम्मद बिन तुगलक है, और दिल्ली सल्तनत का पागल भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक है? अब मैं आपसे यह चीज कह सकता हूं, इसीलिए मैंने वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। ठीक। तो और देखिए, और इसके बारे में देखिए, इसकी जब मृत्यु हो गई तो वही, जब मृत्यु हो गई तो इतिहासकारों ने कहा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि बीच बीच में नहीं, जो जनता थी, दिल्ली की जनता थी, गाली लिख लिख कर इसके घर में पत्र फेंक देती थी। दिल्ली की जनता इससे परेशान थी, तमाम उल्टा सीधा ये काम किया बिना प्लान के। ये भी परेशान था जनता से, जनता भी इससे परेशान थी, तो मुक्ति मिल ही जाएगी भाई। ठीक। अच्छा, कुछ काम इसने और किया, आइए उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। और इसने क्या किया, आइए समझिए इसको और अच्छे से समझिए। देखिए अभी कुछ आपको याद करना नहीं पड़ेगा, कुछ काम इसने और किए। जैसे जैसे इसने क्या किया कि प्रशासन में, उस समय के प्रशासन में हिंदुओं को एंट्री दी, हिंदुओं को एंट्री दी, हिंदुओं को एंट्री दी।
ऐसा मैं क्यों ऐसा ऐसा इस चीज को इस कितना इंपॉर्टेंस है, इसका क्यों महत्व है? हिंदुओं को एंट्री थी प्रशासन में, हिंदुओं को, जैसे रतनधारा नाम कैसे कुछ तमाम चीजें हिंदुओं को एंट्री दे रहा है प्रशासन में। तो थोड़ा सा इसको समझिए क्या है ये, तब ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उस समय का समाज जो था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जो समाज था, क्या था, समाज के बारे में जानेंगे अभी ना, तभी देखिए ना, अभी देखिए आपको समझ में तो एकदम एकदम आ जाएगा। उस समय का समाज क्या था, जैसे हिंदू थे और मुस्लिम थे, ठीक। उस समय के समाज में हिंदू थे मुस्लिम थे। अब मुस्लिम में भी देसी मुस्लिम थे और कुछ विदेशी मुस्लिम थे भारत में। उस समय के भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम थे, मुस्लिम में भी कुछ देसी मुस्लिम थे जिसको भारतीय मुस्लिम कहते हैं, भारतीय मुस्लिम। अब विदेशी मुस्लिम जो विदेश से आए थे भारत में बस गए थे, वो थे। भारतीय मुस्लिम क्या थे, वही कन्वर्टेड जो थे, जो हिंदू से मुस्लिम हुए थे, वही भारतीय मुस्लिम थे। और कुछ विदेशी मुस्लिम थे भारत में, ठीक। तो क्या होता था, ये विदेशी मुस्लिम क्या करते थे कि ये अपने जाति, विदेशी मुस्लिम ये अपने जाति और वंश का, जाति और वंश की शुद्धता का बड़ा जोर देते थे, ये विदेशी मुस्लिम, कि हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम है, इनसे जाति और वंश में श्रेष्ठ हैं, बड़ा जोर देते थे। तो तो इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, जो भारतीय मुस्लिमों को कोई वैल्यू, कोई एंट्री फेंट्री नहीं देते थे। कौन, जैसे मैं बलबन के बारे में आपको बताया था, बलबन जो है 20 साल तक शासन किया, लेकिन बीच में एक भारतीय मुसलमान आ गया, उसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय मुसलमानों को तो छोड़िए, हिंदुओं को जो है प्रशासन में एंट्री दे रहा है, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। और सुनिए, और क्या करता था, और ये हिंदुओं के साथ होली का त्योहार मनाता था। ये काम कौन करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक करेगा, हिंदुओं के साथ होली का त्योहार मनाता था, ठीक। और एक जिन प्रभा सूरी नाम के जैन विद्वान थे, उनसे रात रात भर तक डिस्कशन किया करता, जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी, उनसे रात रात भर तक डिस्कशन किया करता था, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। और सुनिए, ये तमाम चीजें जो है, अब देखिए कि हिंदू त्योहार होली मना रहा है, प्रशासन में हिंदुओं की एंट्री दे रहा है, ये तमाम चीजें कर रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था, इसको आप थोड़ा समझे होंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसी के समय एक विदेशी यात्री आया था, क्या नाम था उसका, पढ़े होंगे, पहले का तो जानते होंगे। इसी समय एक विदेशी यात्री आया था मोरक्को से, क्या नाम था उसका भाई, मोरक्को से आया था, क्या नाम था उसका, इब्न बतूता, इब्न इब्न बतूता। पता नहीं जूता पहन के आया था कि नहीं, लेकिन इसी समय जो है इब्न बतूता जो है मोरक्को से यात्री, अच्छा मोरक्को कहाँ है, ये अफ्रीका में है मोरक्को, ठीक है। तो इब्न बतूता, इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये यात्री जो इब्न बतूता आया था, क्या इसका महत्वपूर्ण है, इसने अपने इसकी एक अपनी एक बुक है, उसका नाम है रेहला, उसके बुक का नाम है रेहला, जिसको इसने लिखा है अरबी भाषा में, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस रेहला में क्या जानकारी मिलती है, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इस रेहला में क्या मिलती है, सल्तनत कालीन डाक, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसने इसकी एक पुस्तक रेहला अरबी भाषा में है, इस रेहला में सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता ने बताया कि जो इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सोने के सिक्के चलते थे, उसको दीनार कहते थे, क्या कहते थे, सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, दीनार कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी बनाया था,
दिल्ली का काजी। काजी क्या है? काजी का मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मुस्लिम जज। अब आप देखिए, इब्न बतूता है विदेशी, मोरक्को से आ रहा है, और इसको काजी बना रहा है, दिल्ली का काजी बना रहा है, मुस्लिम जज बना रहा है भारत में। तो ये क्या निर्णय देगा? ऐसे समझिए इसको, जैसे कोई चाइना वाला आदमी आ गया भारत में, अब उसको जज बना दिया गया है आज भारत। तो वो चाइना का व्यक्ति जो है, भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की जनता है, जो भारत के क्षेत्र है, उसकी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, इन चीजों को समझेगा तो तभी तो न्याय देगा। सही से समझेगा तभी तो न्याय दे। क्या न्याय देगा? अब ये क्या किया कि इब्न बतूता को जो है, जो कि मोरक्को से आया था, इसको जो है दिल्ली का काजी घोषित कर दिया। तो ये क्या न्याय करेंगे? तो ये काम कौन करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक ही कर सकता है, और कौन कर सकता है? आप ही बताइए। अच्छा, एक चीज और देखिए आप इसका, कि ये इब्न बतूता जो है आया कब था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है क्या है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये आया कब था? तो कुछ नहीं, इसको आपको कैसे याद करना है, बस ट्रिपल थ्री आप जानिए। ट्रिपल थ्री। अब सर आप कहेंगे ये सर जी ट्रिपल थ्री, ये तो 333 एडी हो गया, 333 ईस्वी हो गया। और जो कि 333 ईस्वी तो कोई, वो तो चला जाएगा मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी गोरी, उधर के एरिया में चला जाएगा। तो 333 ये तो सही होगा नहीं। तो इसके आगे आप कुछ भी लगा लीजिए, जो आपका मन करे। क्या लगाएंगे आप? जीरो लगाएंगे? जीरो लगाएंगे तो 333 ही रहेगा। एक लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तीन लगा दीजिए। तीन चलिए लगा देते हैं। तीन, 3333। 3333 ईस्वी सन या अभी आया ही नहीं है। अच्छा, दो लगा दीजिए चलिए। 2333 ये भी अभी आया नहीं है। तो क्या लगाएंगे आप? एक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एक लगा, यानी कि 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। इसको ऐसे आप याद करेंगे, 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। अब आप जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझ गए होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पर्सनालिटी थी, जो व्यक्तित्व था, जो फिलॉसफी थी, क्या थी। ठीक। तो अब आइए इसके हम थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें और है, लेकिन जब पॉइंट्स को देखेंगे तो उसी के साथ उसको हम समझ लेंगे। तो आइए इसके अब जो जो मैं बताया, इसी के पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो इसका नाम क्या था? जौना खां। बचपन का नाम इसका जौना खां था। और जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो क्या उपाधि लेकर बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक। नाम था जौना खां। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व पढ़ा लिखा, समझ गए होंगे आप। दिल्ली सल्तनत का पागल एल्फिस्टन ने कहा, ये भी आप समझ गए होंगे। विभाग इसने दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग बनाया, ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, हिंदू कनेक्शन, इसका मैंने बताया ना कि उस समय के समाज में हिंदू मुस्लिम थे, फिर मुस्लिम में भी दो थे, समझाया आपको मैंने। तो ये क्या किया कि इसका हिंदुओं को जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिया। हिंदू त्योहार होली मनाता था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कितनी अच्छी चीजें कर रहा है देखिए। सती प्रथा पर प्रतिबंध, हिंदू त्योहार होली मनाता था, ये तमाम चीजें कर रहा है। जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से रात रात भर तर्क किया करता था। जैन विद्वान है, जैन धर्म के हैं, जिन प्रभा सूरी, उसे रात भर तर्क किया रहता। अच्छा, इसी के समय एक यात्री आया था, क्या नाम था उसका? इब्न बतूता। मोरक्को से भारत आया था 1333 एडी में। किताब रेहला इसने लिखी है, अरबी भाषा में है। इसमें क्या जिक्र है? सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया, ये भी आप जान रहे हैं। इसने जिक्र किया है कि इब्न बतूता ने जिक्र किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो स्वर्ण सिक्के चलते थे उसको दिनार कहा जाता था। स्वर्ण सिक्का दिनार कहा जाता था। अच्छा, इसकी कुल 5 योजनाएं जो सभी फेल हो गई।
ये मैंने आपको अभी बताया कि कुल 5 योजनाएं फेल क्यों हुई। पांचों योजनाओं के लाने का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चाहूंगा। यूपीएससी या यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि फेल क्यों हुई, उसका कारण बताइए, लाया क्यों वो बताइए, ये सारी चीजें। तो वो ऐसे वीडियो आप देखिएगा तो उसको पॉइंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा योजनाओं के बारे में, ठीक। क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो फिर वो ज्यादा आपके लिए हो जाएगा, उसको आप अपने भाषा में नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो 5 योजनाएं फेल हो गई। अब इसको इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया, सबसे बड़ा सैन्य विभाग कौन बनाएगा, अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा। उसके बारे में मैंने बताया ना कि कैसे कैसे क्या उसका फिलॉसफी थी। तो रटने वाली चीजें हैं ही नहीं हिस्ट्री में, कुछ चीजें थोड़ी बहुत है। अच्छा, क्या हुआ कि सिंध के पास इसकी मृत्यु कब हुई, सिंध के पास थट्टा में हुई, बीमार हो गया था। तो देखिए, ये कहता था, इतिहासकार कहते थे या यही खुद कहता था कि पूरे साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह हो रहा है। और एक तरह से कहता था कि बॉडी में फोड़ा हो गया है, एक फोड़ा ठीक होता है, ठीक करता हूँ, दूसरा फोड़ा हो जाता है, दूसरा फोड़ा ठीक, यानी कि पूरे साम्राज्य में विद्रोह हो जाता था। एक विद्रोह में दबाता था, दूसरा विद्रोह, दूसरा विद्रोह को दबा के आया तो तीसरा विद्रोह, मतलब परेशान हो गया था। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही सिंध के पास थट्टा में एक विद्रोह हुआ था, तो वही विद्रोह को दबाने के लिए गया था। अब बीमार हुआ, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जब मृत्यु हुई तो इतिहासकारों ने क्या कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से छुटकारा मिला, ठीक। आप जान ही रहे हैं कि क्या जनता, दिल्ली की जनता इसके साथ क्या करती थी, गालियां लिख लिख कर पत्र को इसके घरों में फेंक देती थी। अच्छा, इसके समय सर्वाधिक सर्वाधिक राज्य विस्तार इसके समय हुआ, किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कुल 23 प्रांतों में इसके समय भारत बंटा था, 23 प्रांतों में। कश्मीर और जो वर्तमान अफगानिस्तान है, बस उतनी एरिया नहीं थी, लगभग पूरा भारत था मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में। तो सर्वाधिक राज्य विस्तार। अच्छा, जब सर्वाधिक राज्य विस्तार होगा तो सर्वाधिक विद्रोह भी होगा। ये कैसे, थोड़ा समझिए इसको, देखिए। जैसे ये मान लीजिए, मैं अभी एक बना दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा नक्शा टाइप। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड। भज सब आपको याद है ना, मैंने बताया था, भज सब, भज सब। अब देखिए, औरंगजेब है, अब देखिए सर्वाधिक, बाबर, बाबर की स्थिति क्या थी कि पूरी लाइफ इसकी जिंदगी भर युद्ध लड़ते लड़ते मर गया, मतलब पूरी लाइफ ये इसका जो है युद्ध में ही बीता है, जिंदगी भर युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हुमायूं कहने को तो बड़ा भाग्यवान था, लेकिन भागते भागते हुमायूं भी मर गया, ठीक। तो अब आप देखिए कि ये कैसे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। देखिए, बाबर के समय ऐसे धीरे धीरे बढ़ता 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 गया। औरंगजेब के समय देखिए सर्वाधिक राज्य विस्तार, औरंगजेब के समय सर्वाधिक। अब देखिए, जब सर्वाधिक राज्य विस्तार हो जाएगा तभी तो धीरे अप डाउन होगा, तो क्या होगा, अब डाउन होगा। अब धीरे धीरे राज्य विस्तार डाउन होगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक राज्य विस्तार हुआ। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या होगा, साम्राज्य धीरे धीरे डाउन होगा, जो उसका विस्तार है या उसकी एरिया जो है धीरे धीरे अब कम होगी। तो जब कम होगी, अच्छा, अब देखिए जब सर्वाधिक राज्य विस्तार होता है तो यहाँ कोई है, दिल्ली में कोई राजा है मान लीजिए, अब 1.5 फीट की तलवार लेके पूरे राज्य को कंट्रोल किए हुए है, पूरे राज्य को कंट्रोल, पूरा 1.5 फीट की तलवार लिया है, पूरे राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कहीं यहाँ विद्रोह, कहीं यहाँ विद्रोह, जो इससे दूर है, जो इस
सेंटर से दूर है, दिल्ली से दूर है, वो जो है सर्वाधिक विद्रोह यहीं चालू हो जाएगा, क्योंकि 1.5 फीट तलवार से पूरे राज्य को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साम्राज्य हो गया है बड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, और सर्वाधिक विद्रोह हुए कहाँ? दक्षिण भारत में। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 22 लिखा है, 22 विद्रोह हुए, और कहीं कहीं किसी किसी किताब में 27 लिखा है। ये 22 या 27 ये दक्षिण भारत के ही विद्रोह हैं, केवल दक्षिण भारत में हुए। क्यों? क्योंकि सेंटर से दक्षिण भारत दूर था, और वो 1.5 फीट की तलवार लेके कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये विद्रोह ही नहीं हुए, स्वायत्त राज्य भी आएंगे इसी समय। मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय स्वायत्त राज्यों का धीरे धीरे उदय होगा, जैसे विजयनगर, विजयनगर व बहमनी, विजयनगर व बहमनी। तो विजयनगर और बहमनी इसी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अच्छा, विजयनगर, अब विजयनगर देखिए, विजयनगर 1336 मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, 1336। बहमनी 1347, 1336, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर और बहमनी स्वायत्त राज्य बन के उभरे, और दक्षिण भारत में 22 या 27 विद्रोह हुए। क्यों? क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। ठीक। तो अच्छा, अब देखिए, अब यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे राज्य विस्तार कम होता जाएगा, माने पतनावस्था की ओर धीरे धीरे जाएगा। आगे फिरोज शाह तुगलक, फिर धीरे 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 ये अपने पतनावस्था की ओर जाएगा। यानी कि अच्छा, जब दिल्ली सल्तनत पतनावस्था की ओर जाएगा तो तमाम राजवंश, छोटे छोटे राजवंश उभरेंगे, उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग। तो फिर हम इसके बाद, हम दिल्ली सल्तनत के बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रांतीय राजवंश। क्यों प्रांतीय राजवंश आएंगे? क्योंकि दिल्ली सल्तनत अपने पतनावस्था की ओर अब यहीं से धीरे 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 मोहम्मद बिन तुगलक से ही चालू हो जाएगा। ठीक, तो प्रांतीय राजवंश, और उसको भी हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब ये आप दिमाग में रख लीजिए कि जिसके समय सर्वाधिक राज्य विस्तार होगा, उसी के में सर्वाधिक विद्रोह भी होगा। ये आपके एक तरह से रीजनिंग है, रीजनिंग समझ लीजिए। ठीक। तो ये हो गया भाई मोहम्मद बिन तुगलक। कितना इंपॉर्टेंस है, अब आपको पूरा चीजें इसकी समझ में आ गई होंगी। ये पॉइंट्स जो मैं लिखे इसको आप नोट कर लीजिए, और जो 5 योजनाएं हैं उसको आप ऐसे ही आप दिमाग में रखेंगे। उसको भी पॉइंट टू पॉइंट, जब मैं जो लेक्चर बता रहा था तो उसी समय उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक। अब इसके आगे हम किस शासक के बारे में पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। फिर फिरोज शाह तुगलक के आगे, फिर धीरे 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 आगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।